जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। कड़कड़ाती ठंड का मौसम है, एक बहुत बड़ी झील सतह से लेकर काफी नीचे तक पूरी तरह ठोस बर्फ में तब्दील हो चुकी है। लेकिन उसी बर्फ की मोटी परत के ठीक नीचे मछलियां मजे से तैर रही हैं। हाँ, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल। या फिर एक और दृश्य सोचिए, एक लोहार बैलगाड़ी के बड़े से लकड़ी के पहिए पर लोहे की एक मजबूत रिंग चढ़ा रहा है। लोहे की वो रिंग पहिए से थोड़ी छोटी है, फिर भी वो उसे बिना काटे या तोड़े कैसे फिट कर देता है। ये दोनों ही घटनाएं पहली नजर में किसी जादू जैसी लग सकती हैं, मतलब आमतौर पर सोचने में अजीब लगता है। लेकिन अगर हम इनके पीछे छिपे विज्ञान को समझ लें तो ये जादू नहीं है। हाँ, एकदम सटीक नियम है। बिल्कुल, प्रकृति के बहुत ही सटीक और सुलझे हुए नियम लगने लगते हैं। और आज की हमारी इस चर्चा का या कहीं इस विश्लेषण का केंद्र भी यही नियम है। 11वीं कक्षा के भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है द्रव्य के तापीय गुण। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना? हाँ, जिसका मतलब है कि पदार्थों के भीतर ऊष्मा और तापमान कैसे काम करते हैं। हम अक्सर इन विषयों को सिर्फ बोर्ड या नीट जैसी परीक्षाओं के लिए रट लेते हैं, लेकिन आज हमारा उद्देश्य ये समझना है कि ऊष्मा वास्तव में कैसे बहती है, पानी का व्यवहार इतना अनोखा क्यों है। सही बात है। और ये भौतिक नियम हमारी दुनिया को कैसे चलाते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। एक शिक्षक के नजरिए से मैं हमेशा यही कहता हूं कि रटने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। तो चलिए इस स्रोत सामग्री के आधार पर गहराई से समझते हैं। हाँ, तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है दो ऐसे शब्दों से जिन्हें हम अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में एक ही मान लेते हैं, लेकिन विज्ञान की दुनिया में वे बिल्कुल अलग हैं। ऊष्मा और तापमान। हीट और टेम्परेचर। एकदम सही। अगर हमें बोर्ड परीक्षा या नीट के स्तर पर भौतिकी के इन नियमों को गहराई से समझना है तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तो क्या मैं इसे ऐसे समझ सकती हूँ कि तापमान एक तरह का स्पीडोमीटर है जो सिर्फ ये बताता है कि किसी चीज में कितनी गर्माहट या ठंडक है? हाँ। और ऊष्मा वो ईंधन है जो वास्तव में ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। तुलना काफी हद तक सही दिशा में जा रही है। अगर हम इसे ऊर्जा के नजरिए से देखें तो ऊष्मा वास्तव में ऊर्जा का ही एक रूप है, मतलब एक बहती हुई ऊर्जा। अच्छा। इसका एक सीधा सा नियम है, ये हमेशा उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर बहती है। और क्योंकि ये ऊर्जा है, इसलिए इसे मापने की मानक इकाई यानी एसआई मात्रक जूल होता है। जूल। हाँ, परीक्षाओं में अक्सर ये बुनियादी बात पूछ ली जाती है जिसे छात्र कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। समझ गई। तो फिर तापमान क्या भूमिका निभाता है इस पूरी प्रक्रिया में? तापमान सिर्फ ये तय करता है कि ऊष्मा किस दिशा में बहेगी। यह केवल गर्माहट या ठंडक का स्तर है। आप इसे एक ढलान की तरह सोच सकते हैं। जैसे पानी हमेशा ऊंचाई से ढलान की तरफ बहता है ना? हाँ, बिल्कुल बहता है। बस यहाँ वो ऊंचाई तापमान है और बहने वाला पानी ऊष्मा है। ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान यानी वो ढलान एकदम बराबर ना हो जाए। अरे वाह, ये ढलान वाला उदाहरण तो काफी सटीक है। अब तापमान को नापने के लिए हम केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जैसे पैमानों का इस्तेमाल करते हैं। किताबों में इन्हें एक दूसरे में बदलने के लिए लंबे चौड़े समीकरण दिए होते हैं। हाँ, वो TF-32 वाला। वही। एक छात्र के तौर पर उस गणितीय सूत्र को रटना कई बार बड़ा उबाऊ हो जाता है। लेकिन उसे रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस उनका अनुपात और शुरुआती बिंदु याद रखना होता है। मैं इसे एक स्केल की तरह समझाता हूँ। सेल्सियस पैमाने पर पानी 0 पर जमता है और 100 पर उबलता है। मतलब कुल 100 हिस्से हो गए। एकदम सही। और फ़ारेनहाइट पर पानी 32 पर जमता है और 212 पर उबलता है, यानी कुल 180 हिस्से। अच्छा, 100 और 180 का अनुपात। हाँ, अगर हम किसी भी तापमान को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना चाहते हैं तो हमें बस इन दोनों के हिस्सों के अनुपात को बराबर करना होता है। यही वो तार्किक संबंध है जो नीट या बोर्ड परीक्षाओं के सवालों को हल करने की चाबी है, बिना किसी रटंत विद्या के। ये तो बहुत ही आसान तरीका है। तापमान मापने की इस बात से मुझे थर्मामीटर याद आ गए। आमतौर पर बुखार नापने के लिए हम पारे वाले थर्मामीटर देखते हैं, लेकिन विज्ञान की प्रयोगशालाओं में अक्सर ये पढ़ाया जाता है कि गैस थर्मामीटर पारे या किसी भी तरल थर्मामीटर की तुलना में बहुत अधिक सटीक होते हैं। हाँ, वो हमेशा एक जैसा और सटीक पाठ्यांक देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तरल पदार्थों में आखिर क्या खराबी है? खराबी तरल पदार्थों में नहीं है, बल्कि उनके व्यवहार में है। अलग अलग तरल पदार्थ गर्मी पाकर अलग अलग तरीके से फैलते हैं। मतलब पारा एक तरीके से फैलेगा तो अल्कोहल बिल्कुल दूसरे तरीके से।
अच्छा, सबका अपना अपना तरीका है। बिल्कुल। लेकिन गैसों के साथ एक बहुत ही दिलचस्प बात जुड़ी है। जब किसी गैस का घनत्व बहुत कम कर दिया जाता है, यानी उसके कणों को एक दूसरे से काफी दूर कर दिया जाता है, तो वो एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लगती है, जिसे हम आइडियल गैस इक्वेशन में PV बराबर म्यू आर टी से दर्शाते हैं। आदर्श गैस मतलब गैस के कण एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते। एकदम सटीक समझे आप। कम घनत्व पर गैस के कण इतने दूर होते हैं कि उनके बीच का आपसी आकर्षण बल लगभग खत्म हो जाता है। तब गैस सिर्फ तापमान और दबाव के बुनियादी नियमों का पालन करती है। जैसे बॉयल और चार्ल्स के नियम। हाँ, वही। इसीलिए कम घनत्व पर चाहे कोई भी गैस हो, वो तापमान बढ़ने पर बिल्कुल एक समान दर से फैलेगी। इसी एक समान फैलाव के कारण गैस थर्मामीटर हर स्थिति में एक जैसी और सटीक रीडिंग देते हैं। तरल पदार्थों की तरह वे अपने मनमानी नहीं करते। बिल्कुल नहीं। और अगर हम इस तापमान को कम करते जाएं, मतलब गैस को ठंडा करते जाएं, तो वो सिकुड़ती जाएगी। तो क्या इसका कोई अंत भी है? हाँ, एक चरम सीमा आती है। अगर हम गैस के दबाव और तापमान के बीच के इस रिश्ते को ग्राफ पर पीछे की तरफ खींचते जाएं, तो एक ऐसा बिंदु आता है जहां गणितीय रूप से गैस का दबाव और आयतन शून्य हो जाना चाहिए। शून्य? हाँ, यह बिंदु -273.15 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जिसे हम शून्य केल्विन कहते हैं। इसी का वैज्ञानिक नाम परम शून्य है, अंग्रेजी में एब्सोल्यूट जीरो। परम शून्य। मतलब इससे ज्यादा ठंडा कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आयतन या दबाव नकारात्मक नहीं हो सकते। किसी गैस का आकार शून्य से कम कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो संभव ही नहीं है। इसीलिए यह इस ब्रह्मांड की सबसे निचली तापमान सीमा है। चलिए अब वापस उस ऊष्मा वाले ईंधन पर आते हैं। जब ये ऊष्मा किसी ठोस वस्तु के अंदर प्रवेश करती है तो उसके कणों के बीच क्या होता है? शुरुआत में हमने बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए और लोहे की रिंग की बात की थी। हाँ, तो लोहार उस रिंग को गर्म क्यों करता है? इससे पदार्थ का आकार बढ़ जाता है। इसे तापीय प्रसार या थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। लोहार लोहे की रिंग को गर्म करता है, जिससे उसके कण दूर होते हैं और रिंग थोड़ी फैल जाती है। और फिर वो उसे लकड़ी के बड़े पहिए पर आसानी से चढ़ा देता है। सही कहा। और जब वो ठंडी होती है तो वापस सिकुड़कर पहिए को इतनी मजबूती से जकड़ लेती है कि वो कभी बाहर नहीं निकलती। तो क्या ये फैलाव सिर्फ लंबाई में होता है? नहीं, ये 3 तरह का होता है। अगर कोई तार है तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, जिसे रैखिक प्रसार कहते हैं। अल्फा एल से इसे दर्शाते हैं। समझ गई। अगर कोई चपटी चादर है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, और अगर कोई ठोस ब्लॉक है तो उसका पूरा आयतन बढ़ेगा, जिसे आयतन प्रसार या अल्फा वी कहते हैं। नीट जैसी परीक्षाओं के लिए इसमें क्या महत्वपूर्ण है? परीक्षाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण गणितीय संबंध याद रखना चाहिए। किसी वस्तु के आयतन में होने वाला प्रसार उसकी लंबाई में होने वाले प्रसार का ठीक 3 गुना होता है। मतलब अल्फा वी बराबर 3 गुना अल्फा एल। एकदम सही। यह सीधा सा आनुपातिक नियम है। लेकिन क्या सभी धातुएं एक जैसी फैलती हैं? अगर मैं तांबे और कांच को एक ही तापमान पर गर्म करूं तो क्या दोनों बराबर फैलेंगे? बिल्कुल नहीं। हर पदार्थ के फैलने की क्षमता अलग होती है। तांबा कांच की तुलना में लगभग 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। 5 गुना? हाँ, इसीलिए अगर आप किसी ठंडे कांच के बर्तन में एकदम से खौलता हुआ पानी डाल दें तो कांच चटक जाता है। ओहो, क्योंकि अंदर का हिस्सा तेजी से फैलना चाहता है। बिल्कुल, जबकि बाहर का हिस्सा अभी भी ठंडा और सिकड़ा हुआ होता है। यह असमान फैलाव ही दरार का कारण बनता है। ये तो ठोस पदार्थों की बात हो गई। द्रवों में भी ऐसा ही होता होगा। लेकिन यहाँ आकर मुझे वो जमी हुई झील वाली बात याद आ रही है। हाँ, पानी का व्यवहार तो इस तापीय प्रसार के सीधे नियम को पूरी तरह पलट देता है। हाँ, और जिसे हम विज्ञान की भाषा में जल का असंगत व्यवहार कहते हैं, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये भौतिकी के सबसे खूबसूरत चमत्कारों में से एक लगता है मुझे। बिल्कुल है। सामान्य नियम ये है कि जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो फैलती है और ठंडा करते हैं तो सिकुड़ती है। पानी भी ऐसा ही करता है, लेकिन सिर्फ एक खास तापमान तक। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच का वो रहस्यमयी दायरा है ना। हाँ, मैं इसे स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। अगर आप कमरे के तापमान पर रखे पानी को ठंडा करना शुरू करें तो वो बाकी द्रवों की तरह सिकुड़ना शुरू करेगा। उसका घनत्व बढ़ता जाएगा। मतलब वो भारी होता जाएगा। सही। लेकिन जैसे ही तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है, पानी और सिकुड़ना बंद कर देता है। 4 डिग्री पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है।
यानी वो अपने सबसे भारी स्वरूप में होता है। और अगर हम उसे 4 डिग्री से और नीचे यानी 0 की तरफ ठंडा करें तब क्या होगा? यही पर वो असंगत व्यवहार सामने आता है। 4 डिग्री से नीचे जाने पर पानी सिकुड़ने के बजाय वापस फैलने लगता है। उसके कणों की संरचना ऐसी बनने लगती है कि वे ज्यादा जगह घेरते हैं। अच्छा, तो फैलने की वजह से उसका घनत्व कम होने लगता है। बिल्कुल। और जब वो 0 डिग्री पर पहुंचकर बर्फ बनता है तो वो पानी से काफी हल्का हो चुका होता है। अरे वाह, इसीलिए बर्फ हमेशा पानी पर तैरती है। अब उस जमी हुई झील वाले उदाहरण को पूरी तरह से डीकोड करते हैं। सर्दियों में जब हवा का तापमान माइनस में चला जाता है तो झील की सतह का पानी ठंडा होता है। हाँ। सतह का पानी ठंडा होकर भारी होता है और नीचे बैठ जाता है। नीचे का हल्का पानी ऊपर आता है और वो भी ठंडा होने लगता है। तो ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक पूरी झील का पानी 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता। एकदम सही, क्योंकि 4 डिग्री वाला पानी सबसे भारी है, इसलिए वो झील की तली में जाकर बैठ जाता है। अब सतह का पानी 4 डिग्री से और ठंडा होता है। 3, 2, 1, 0। अब ये पानी भारी होने के बजाय हल्का होने लगता है। हाँ, इसलिए ये नीचे नहीं जाता बल्कि सतह पर ही रहता है और 0 पर पहुंचकर बर्फ बन जाता है। और क्योंकि बर्फ बन चुकी है और वो हल्की है तो वो ऊपर ही तैरती रहती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है। वो एक कंबल की तरह काम करती है, बाहर की जमा देने वाली ठंड को झील के अंदर जाने से रोक देती है। मतलब ऊपर भले मोटी बर्फ जम जाए, झील के नीचे का पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में ही रहता है। बिल्कुल, और मछलियां आराम से जीवित रहती हैं। सोचिए, अगर पानी में ये असंगत व्यवहार ना होता तो पूरी झील नीचे से ऊपर तक ठोस बर्फ बन जाती और सारा जलीय जीवन खत्म हो जाता। प्रकृति का अपना ही एक अलग इंजीनियरिंग डिजाइन है। पानी सिर्फ इसी मामले में अनोखा नहीं है, ऊष्मा सोखने के मामले में भी पानी का व्यवहार बहुत अलग है। हाँ बिल्कुल। जैसे अगर मैं रसोई गैस पर समान तेज आंच पर एक बर्तन में पानी रखूं और दूसरे बर्तन में सरसों का तेल रखूं, तो तेल बहुत जल्दी गर्म होकर खौलने लगता है, जबकि पानी को गर्म होने में 2 गुना समय लगता है। आंच तो दोनों को बराबर मिल रही थी। फिर ऐसा क्यों? इसका उत्तर विशिष्ट ऊष्माधारिता के सिद्धांत में छिपा है। इसे आप किसी पदार्थ की वह जिद कह सकते हैं जो वह अपना तापमान बदलने के खिलाफ दिखाता है। जिद? हाँ, मतलब किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। S बराबर डेल्टा Q बटे M डेल्टा T। अच्छा, मतलब पानी ज्यादा जिद्दी है। बहुत ज्यादा जिद्दी है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा, जो कि लगभग 4186 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होती है, वो लगभग सभी सामान्य द्रवों से बहुत अधिक होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पानी को सिर्फ 1 डिग्री गर्म करने के लिए हमें बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ती है। एकदम सही समझे आप। दूसरी तरफ तेल की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, इसलिए वो थोड़ी सी ऊष्मा पाकर ही अपना तापमान तेजी से बढ़ा लेता है। ओहो, तो क्या यही कारण है कि रेगिस्तानी इलाकों में दिन और रात के तापमान में इतना भारी अंतर होता है? बिल्कुल यही कारण है। रेगिस्तान में रेत होती है जिसकी विशिष्ट ऊष्मा पानी की तुलना में बहुत कम है। सूरज निकलते ही थोड़ी सी ऊष्मा से रेत बहुत तेजी से गर्म हो जाती है और दिन भट्टी की तरह उबलने लगता है। हाँ, और जैसे ही सूरज ढलता है रेत उतनी ही तेजी से अपनी ऊष्मा खो भी देती है, जिससे रातें फ्रीजर की तरह बेहद ठंडी हो जाती हैं। इसके उलट समुद्र तटीय इलाकों का मौसम हमेशा सुहाना रहता है, क्योंकि वहां समुद्र का इतना विशाल पानी है जिसे गर्म होने में भी बहुत समय लगता है और ठंडा होने में भी। सही बात है। जलवायु को संतुलित रखने में पानी की ये उच्च विशिष्ट ऊष्मा बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और जब हम विभिन्न पदार्थों के बीच इस ऊष्मा के लेन देन को मापते हैं तो उसे ऊष्मा मिति या कैलोरी मिति कहते हैं। ऊष्मा मिति का सिद्धांत, अगर मैं इसे एक तराजू की तरह सोचूं जहां दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, तो क्या ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही एक रूप है? बिल्कुल। कैलोरीमेट्री का सबसे बुनियादी नियम यानी स्थायी अवस्था का नियम यही है। अगर हम बाहरी वातावरण के प्रभाव को 0 मान लें तो दी गई ऊष्मा हमेशा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। मतलब ऊर्जा कहीं गायब नहीं होती। हाँ, ऊष्मा कहीं गायब नहीं होती, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चली जाती है। परीक्षाओं में जो भी संख्यात्मक प्रश्न आते हैं वे सब इसी संतुलन को दर्शाते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी है जहां दी जा रही ऊष्मा थर्मामीटर में दिखाई देना बंद कर देती है। अच्छा, कौन सी स्थिति? अगर मैं पानी को उबाल रही हूं
तापमान बढ़ता है 80, 90, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। अब मैं आंच को लगातार तेज रखे हुए हूँ, गैस जल रही है, ऊष्मा लगातार पानी में जा रही है। हाँ, बिल्कुल जा रही है। लेकिन थर्मामीटर का पारा 100 डिग्री से ऊपर जाता ही नहीं है। मेरी दी हुई वो सारी ऊष्मा कहाँ गायब हो रही है? मैं समझाता हूँ। वो ऊष्मा गायब नहीं हो रही है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम में खर्च हो रही है, अवस्था बदलने में। अवस्था परिवर्तन? हाँ, इसे हम गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। जब पानी तरल से गैस यानी भाप में बदल रहा होता है तो उस समय तापमान नहीं बढ़ता। आप जो भी ऊष्मा नीचे से दे रहे हैं वो पानी का तापमान बढ़ाने के बजाय पानी के कणों के बीच बने मजबूत बंधनों को तोड़ने में खर्च हो रही है, ताकि पानी के कण आजाद होकर भाप बन सकें। एकदम सही। तो क्या मैं इसे एक तरह का टोल टैक्स कह सकती हूँ? टोल टैक्स कैसे? मतलब अगर पानी को तरल अवस्था से गैस की अवस्था में जाना है तो उसे अपनी अवस्था बदलने के लिए ऊर्जा का एक भारी टोल टैक्स चुकाना होगा, और ये टैक्स थर्मोमीटर के रीडिंग में दर्ज नहीं होता, इसीलिए इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अरे वाह, ये टोल टैक्स वाली तुलना बहुत ही सटीक है। ठोस से द्रव बनने के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा होती है और द्रव से गैस बनने के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और पानी के लिए ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कैसी होती है? इसका मान बहुत ही विशाल होता है, लगभग 22.6 गुणा 10 की घात 5 जूल प्रति किलोग्राम। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। इससे मुझे एक बहुत ही आम जीवन का सवाल याद आ रहा है। बताइए। अगर 100 डिग्री के उबलते पानी की कुछ बूंदें त्वचा पर गिर जाएं जी। तो जलन होती है, लेकिन अगर कुकर की सीटी से निकलने वाली 100 डिग्री की भाप त्वचा पर लग जाए तो वो जलन कहीं ज्यादा भयंकर और गहरी होती है। हाँ, ये तो हमने सबने अनुभव किया होगा। तो जब दोनों का तापमान 100 डिग्री ही है तो भाप ज्यादा खतरनाक क्यों है? क्योंकि उस 100 डिग्री की भाप के अंदर वो टोल टैक्स वाली विशाल गुप्त ऊष्मा छिपी हुई है। अच्छा, वो अतिरिक्त ऊर्जा। बिल्कुल। जब भाप आपकी ठंडी त्वचा से टकराती है तो वो वापस पानी में बदलती है। इस प्रक्रिया में वो सिर्फ अपना 100 डिग्री का तापमान ही आपको नहीं देती, बल्कि भाप बनते समय उसने जो भारी मात्रा में गुप्त ऊष्मा सोखी थी, वो पूरी की पूरी अतिरिक्त ऊर्जा भी आपकी त्वचा पर छोड़ देती है। ओहो, यही अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा उस जलन को इतना भयंकर बना देती है। सही समझे आप। ये वाकई एक चौंकाने वाला तथ्य है कि ऊष्मा कैसे अपना रूप छिपा लेती है। अवस्था परिवर्तन की बात चल रही है तो यहाँ एक ऐसा बिंदु भी है जो भौतिकी के सबसे अजीब और दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स में से एक है। आप त्रिक बिंदु की बात कर रही हैं ना? हाँ, ट्रिक पॉइंट। किसी भी पदार्थ के लिए ये वह बेहद विशिष्ट तापमान और दबाव है जहां वह पदार्थ एक ही समय में ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में एक साथ तापीय साम्यावस्था में मौजूद रह सकता है। मतलब एक ही समय में बर्फ, पानी और भाप, ये कैसे संभव है? ये हमारे सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर संभव नहीं है। पानी के लिए ये त्रिक बिंदु 273.16 केल्विन तापमान और बहुत ही कम दबाव, लगभग 6.11 गुणा 10 की घात -3 पास्कल पर होता है। अच्छा, इतने कम दबाव पर? हाँ, उस विशिष्ट कक्ष में आप देखेंगे कि पानी उबल भी रहा है, उसी समय जम भी रहा है और तरल रूप में भी है। ये सब एक साथ होता है क्योंकि वहां अवस्थाओं के बदलने की दर एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो जाती है। एक ही समय में ठोस, द्रव और गैस। भौतिक विज्ञान सच में हैरान कर देता है। अब तक हमने समझा कि ऊष्मा पदार्थों के अंदर क्या-क्या बदलाव लाती है, लेकिन ये ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती कैसे है? ऊष्मा के स्थानांतरण के 3 मुख्य तरीके हैं: चालन, संवहन और विकिरण। चलिए इन्हें एक एक करके एकदम सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले चालन यानी कंडक्शन, जो मुख्य रूप से ठोस पदार्थों में होता है। जैसे गरम चाय के कप में छोड़ी गई धातु की चम्मच का ऊपर तक गर्म हो जाना। लाइन में खड़े लोग एक दूसरे को पानी की बाल्टी पकड़ा रहे हों। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। धातुएं इस काम में बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि उनकी ऊष्मा चालकता बहुत अधिक होती है। तो फिर संवहन क्या है? संवहन में लाइन में खड़े लोग कैसे काम करते हैं? संवहन यानी कन्वेक्शन वो है जो द्रवों और गैसों में होता है। यहाँ लाइन में खड़े होकर पानी की बाल्टी पास नहीं की जाती, बल्कि कण खुद ऊर्जा लेकर अपनी जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मतलब पदार्थ की वास्तविक गति होती है। हाँ, जब आप पानी गर्म करते हैं तो बर्तन के निचले हिस्से का पानी गर्म होता है। गर्म होकर वो फैलता है और हल्का हो जाता है। हल्का पानी ऊपर उठता है
और ऊपर का ठंडा व भारी पानी गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आता है। एक मिनट, मतलब संवहन के लिए गुरुत्वाकर्षण का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। अगर मैं अंतरिक्ष में जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है पानी उबालने की कोशिश करूं, तो क्या वो ऐसे ही उबलेगा? नहीं उबलेगा। वहां गर्म पानी ऊपर नहीं उठेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे तय करने वाला गुरुत्वाकर्षण वहां है ही नहीं। इसलिए संवहन धाराएं बनेंगी ही नहीं। ये तो एक शानदार कॉन्सेप्ट है। और तीसरा तरीका है विकिरण। हाँ, रेडिएशन। चालन और संवहन दोनों के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। जी। ठोस, द्रव या गैस। लेकिन विकिरण को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ये बिना माध्यम के चलता है। सही बात है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। सूरज की प्रचंड गर्मी करोड़ों किलोमीटर्स के खाली अंतरिक्ष को पार करके हम तक इसी विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। विकिरण के बारे में पढ़ते समय एक नियम बार बार सामने आता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम। उसमें तापमान पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। हाँ, क्योंकि वो नियम बताता है कि कोई भी वस्तु कितनी ऊर्जा विकिरण के रूप में छोड़ेगी, ये उसके पूर्ण तापमान पर निर्भर करता है। H बराबर E सिग्मा AT की घात 4, है ना? बिल्कुल। और ये संबंध सीधा नहीं है, बल्कि तापमान की चौथी घात अनुपात में होता है। इसे आसान भाषा में समझें तो अगर किसी वस्तु का पूर्ण तापमान 2 गुना हो जाए, तो उससे निकलने वाला विकिरण सिर्फ 2 गुना नहीं होगा, बल्कि 16 गुना बढ़ जाएगा। एकदम सही। 2 की घात 4 यानी 16 गुना। बाप रे, 16 गुना! इसीलिए अगर आग का तापमान थोड़ा सा भी बढ़ता है तो दूर खड़े होने पर भी उसकी आंच अचानक बहुत तेज लगने लगती है। तो क्या इस कमरे में बैठे हुए हम और आप भी विकिरण छोड़ रहे हैं? बिल्कुल छोड़ रहे हैं। इस ब्रह्मांड की हर वो वस्तु जिसका तापमान परम शून्य से ऊपर है, वो विकिरण छोड़ती है। हमारे शरीर का तापमान कमरे के तापमान से ज्यादा है, इसलिए हम लगातार इंफ्रारेड तरंगों के रूप में ऊष्मा बाहर निकाल रहे हैं। और इस ऊष्मा के बाहर निकलने या ठंडे होने की गति को समझाने के लिए न्यूटन ने भी एक नियम दिया था। न्यूटन का शीतलन नियम। हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। जैसे अगर मैं अपनी गर्मा गर्म चाय को मेज पर छोड़ दूं, तो वो शुरुआती कुछ मिनटों में तो बहुत तेजी से ठंडी होती है। जैसे 94 डिग्री से 86 डिग्री तक बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन फिर 71 से 69 तक आने में उसे बहुत ज्यादा समय लगने लगता है। जब चाय वही है, कमरा वही है, तो ठंडे होने की गति धीमी क्यों पड़ जाती है? ये नियम बहुत ही सरल और तार्किक बात कहता है। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर इस बात पर निर्भर करती है कि उस वस्तु और उसके आसपास के परिवेश के तापमान में कितना अंतर है। मतलब अगर कमरे का तापमान 25 डिग्री है और चाय 94 डिग्री की है, तो अंतर बहुत बड़ा है। एकदम सही, क्योंकि शुरुआत में तापांतर बहुत ज्यादा है, इसलिए ऊष्मा बहुत तेजी से बाहर निकलती है। लेकिन जैसे जैसे चाय ठंडी होकर 71 डिग्री पर आती है, कमरे के साथ उसका तापांतर कम हो जाता है। तो अंतर कम होने की वजह से ऊष्मा के बाहर निकलने की गति भी धीमी पड़ जाती है। बिल्कुल। और जब चाय का तापमान कमरे के तापमान के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, तब वो बहुत ही सुस्त गति से ठंडी होती है। यही न्यूटन का शीतलन नियम है। ये कमाल की बात है कि कैसे एक साधारण कप चाय का ठंडा होना भी गणित और भौतिकी के इतने सटीक नियमों से बंधा हुआ है। आज हमने देखा कि ऊष्मा का बहना, पानी का असंगत व्यवहार, विशिष्ट ऊष्मा, मेरा मतलब है ये सिर्फ परीक्षाओं में नंबर लाने वाले कॉन्सेप्ट्स नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो बुनियादी नियम है जिन्होंने हमारी पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाया है। बिल्कुल। और पानी का वो 4 डिग्री सेल्सियस वाला रहस्य तो वाकई पूरी पृथ्वी के इकोसिस्टम का रक्षक है। सही कहा आपने। अब इसी विचार को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, इस अनंत ब्रह्मांड में अगर किसी दूसरे ग्रह पर कोई विशाल समुद्र हो, लेकिन वो पानी का ना होकर मीथेन या अमोनिया का हो। मीथेन या अमोनिया। हाँ, और हम जानते हैं कि मीथेन और अमोनिया जैसे तरल पदार्थों में पानी की तरह ये असंगत व्यवहार नहीं पाया जाता। तो क्या वहां कभी हमारी तरह जीवन पनप पाना संभव होगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर सर्दियों के मौसम में वो पूरा का पूरा समुद्र ऊपर से लेकर नीचे तली तक हमेशा के लिए ठोस बर्फ का एक ऐसा ब्लॉक बन जाएगा जिसके भीतर कोई भी जीव अगली सुबह देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। भौतिकी के ये नियम सिर्फ हमारी किताबों में नहीं है, ये तय करते हैं कि तारों के बीच इस अंधेरे ब्रह्मांड में जीवन पनपेगा या हमेशा के लिए जम जाएगा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।